Hi everyone, I am Dr. Hina, Senior Consultant Gynecologist and Laparoscopic Surgeon at Apollo Clinic, Chandigarh. आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, जिसको बहुत अलग अलग नामों से जैसे चॉकलेट सिस्ट भी आम भाषा में कहा जाता है। एंडोमेट्रियोसिस को अगर हम समझना चाहें तो जैसे यूट्रस होता है उसके सबसे अंदर वाली लेयर जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, अगर वैसा ही टिश्यू हमें यूट्रस के बाहर बॉडी में अलग अलग जगह पर मिले तो उसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ये बहुत ही इंसिडेंस इसका आजकल बढ़ रहा है, स्पेशली यंग एडोलेसेंट्स में और अनमैरिड फीमेल्स में भी बहुत कॉमन है। अगर मैं बात करूं तो लगभग 10 में से 1 महिलाएं हैं जो आज की डेट में एंडोमेट्रियोसिस से शिकार हैं। फैमिलीज में जेनेटिक इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपके घर में आपकी मदर या सिस्टर्स को है तो एंडोमेट्रियोसिस होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ये टिश्यू जो है लगभग मोस्टली ओवरीज और ट्यूब्स के आसपास सिमिलर टिश्यू पाया जाता है, जिसके कारण ये ओवरीज में सिस्ट बन जाती हैं जिनको हम कहते हैं चॉकलेट सिस्ट। और यही जो टिश्यू होता है ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड्स ये टिश्यू जहाँ जहाँ एब्डोमेन में इम्प्लांट हो जाता है वो ब्लीड करना शुरू करता है। ये टिश्यू जब ब्लीड करता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा पेल्विक पेन होती है, साथ में स्कैरिंग होती है और जहाँ जहाँ ये टिश्यू होता है वहाँ वो जगह चिपक जाती है, जिसको हमारी भाषा में एडहेशंस कहते हैं, जो ये कॉज करता है। सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम हमारे पास पेशेंट लेकर ओपीडी में आता है वो है पेनफुल पीरियड्स, इरेगुलर पीरियड्स और साथ में इनफर्टिलिटी के साथ ये जो एडहेशंस बन जाती हैं और ओवरीज के जो एग प्रोड्यूसिंग जो क्वालिटी ऑफ एग्स होती है वो बहुत डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी एंडोमेट्रियोसिस के कारण बहुत ज़्यादा आजकल इंसिडेंस इंक्रीज कर गया है। एंडोमेट्रियोसिस एक तो डायग्नोज करना मुश्किल होता है, उसके बाद इसका जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस जो ये टाइम के साथ बढ़ता जाता है और इसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उसके कारण फिजिकल, इमोशनल, आपकी फर्टिलिटी, पोटेंशियल, इन सब पे इसका अफेक्ट आता है। एक तरह का ये जो हम एंडोमेट्रियोसिस की बात करें ये हुआ एंडोमेट्रियोसिस एक्सटर्ना। एक तरह का एंडोमेट्रियोसिस इंटरना होता है जो यूट्रस के मसल लेयर के अंदर ही ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एडिनोमायोसिस। ये एडिनोमायोसिस क्या करता है, आपको पेनफुल पीरियड्स देता है, पीरियड्स जल्दी जल्दी आने शुरू हो जाते हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा पेन इतनी पेन करता है ड्यूरिंग पीरियड्स कि आप उठ के अपना रूटीन काम भी नहीं कर सकते। हम डायग्नोसिस की बात करें तो इसके लिए सबसे कॉमनली हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसके अंदर हमें एंडोमेट्रियोसिस का पता चलता है। एंडोमेट्रियोसिस का जो मेन जो हम कहेंगे कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो हमें डायग्नोसिस के लिए वो है लैप्रोस्कोपी, जिसे हम की होल या मिनिमल एक्सेस सर्जरी कहते हैं। हम कैमरा डाल के अलग अलग जगह पर एंडोमेट्रियोसिस देख सकते हैं। लैप्रोस्कोपी उन पेशेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंडोमेट्रियोसिस के लिए, स्पेशली जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। उनके अंदर हम सिर्फ ओवेरी जो सिस्ट अगर होती हैं ओवरीज में सिर्फ वो निकाल के और बाकी जहाँ जहाँ एंडोमेट्रियोसिस के इम्प्लांट्स होते हैं उनको हम बर्न करके ये हमारा बेसिक फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी जिसको हम कहते हैं वो करते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट्स आकर ओपीडी में पूछते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस का कारण क्या है, वे क्यों हो जाता है, वे हमारे अंदर क्यों है और के अंदर क्यों नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस का जो मुख्यतर कारण जो है कॉज होने का आज तक नहीं पता है, लेकिन हाँ बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इसके लिए प्रपोज्ड हैं कि हाँ क्यों होता है। मेनली अगर मैं बेसिक भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो ये एंडोमेट्रियोसिस हार्मोनल डिपेंडेंट कंडीशन है। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसके कारण ये एक्टिविटी शुरू हो जाती है, या जिसको हम रेट्रोग्रेड थ्योरी कहते हैं कि जो मेंसेस का जो ब्लड है वो उल्टा जाकर ट्यूब्स के जरिए जाकर वो एब्डोमेन में कहीं ना कहीं स्पिल होना शुरू हो जाता है, ओवरीज में कलेक्ट होता है। अब ट्रीटमेंट की हम बात करें तो देखिए डिपेंडिंग ऑन योर एज, आपका फर्टिलिटी डिज़ायर कैसा है, आपको सिम्टम्स क्या हैं। मोस्टली हम फर्स्ट ट्रीटमेंट जो आता है वो हम मेडिसिन हैं। अगर आपको पेनफुल पीरियड्स हैं तो हम पेन किलर्स ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे सिम्टम्स रिलीव हो सकें, या उसके अलावा हमारे पास हार्मोनल ट्रीटमेंट्स आते हैं जिसके अंदर ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं या इंजेक्शंस आते हैं GnRH एनालॉग्स जैसे, या हम एक कॉपर टी जैसा डिवाइस मायरेना जिसको बोलते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग कॉपर टी है वो इंसर्ट कर देते हैं। लैप्रोस्कोपी या मैं सर्जरी की बात करूं, चाहे लैप्रोस्कोपी है या लेप्रोटमी है, जिस भी तरीके से हम कर रहे हैं ओपन सर्जरी जिसको कहते हैं,
वो तभी आती है जब ये सारे मेजर्स फेल हो चुके होते हैं या सिस्ट का साइज इतना बड़ा है कि हम उसको कंजर्वेटिव ट्रीट नहीं कर सकते हैं। और किस तरह की सर्जरी होनी है, फर्टिलिटी स्पेयरिंग है, हमने ओवरी सेव करनी है या आपका पूरा यूट्रस और ओवरी साथ में रिमूव होगा, किस तरह की सर्जरी है, वो टोटली डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, आपका फैमिली कंप्लीटेड है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। कई बार ये एंडोमेट्रोसिस इतना बढ़ जाता है कि ये आपके यूरिनरी ब्लैडर या इंटेस्टाइन्स तक जा रहा होता है, तो वो सर्जरी अगर हम कराते हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ ये स्प्रेड हुआ होता है। एंड इट इज़ अ डिफिकल्ट सर्जरी फॉर एंडोमेट्रोसिस एंड ओनली एन एक्सपीरियंस सर्जन कैन गिव यू अ गुड, आपको एंडोमेट्रोसिस की सर्जरी का रिजल्ट तभी अच्छा मिलेगा जब आप एक एक्सपीरियंस गायनेकोलॉजिस्ट से वो सर्जरी कराते हैं। थैंक यू।